इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जीरो है। यहाँ पे केवल रट्टाफिकेशन चलती है, बच्चों को रटा के उनकी उल्टी करवाई जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चे सिर्फ एक कलरक बन रहे हैं रट्टाफिकेशन कर करके। बच्चों का दिमाग कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकते। 83% यूथ इंडिया के अनएम्प्लॉयबल हैं, जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती। ऐसे युवा तैयार कर रहा है भारत का एजुकेशन सिस्टम। अगर आपके दिमाग में भी यही विचार हैं, यही सवाल हैं, यही चीज़ें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रही है। हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी के, सरकारी स्कूलों में जो किताब लगती है एनसीईआरटी के छठी क्लास के पहले चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चैप्टर रट्टाफिकेशन के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब भी नई बुक्स बनती हैं, हर बुक्स में जो पहली धारणा होती है वो ये रहती है कि बच्चों को रोट लर्निंग से बचाना है, बच्चों को रट्टाफिकेशन से बचाना है। तो क्या ये किताबें अपनी उस धारणा को पूरा कर पा रही हैं? क्या ये बच्चों को रट्टाफिकेशन से बचा पा रही हैं? तो उसके लिए हम जानते हैं आज छठी क्लास की पहली चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, क्या क्या उसमें पढ़ाने के लिए है और कैसे कैसे वो करवाना होता है। तो पहले आप जब देखोगे तो पहले पेज हम देखने जा रहे हैं छठी क्लास का, कि पहले तो बताया गया है कि पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा है, बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, कि जो बच्चे पहले से सीख चुके हैं उससे थोड़ा सा जुड़ाव हो, कि हमने ये चीज़ सीखी हुई है, इसी के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा आप देखोगे उसके नीचे एक दे रखा है क्रियाकलाप। मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा नहीं, बस इसके बारे में मोटा मोटा बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आप जिससे अंदाज़ा लगा सको कि ये आपके बच्चों को रोट लर्निंग करवा रहा है, रट्टाफिकेशन करवा रहा है, या बच्चों में समझ पैदा कर रहा है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा, सुनी सुनाई बातों को मत रटिएगा कि उसने ये कह दिया कि रट्टाफिकेशन है तो रट्टाफिकेशन है, उसने ये कह दिया कि भारत में जो युवा हैं वो अनएम्प्लॉयबल तैयार होते हैं तो अनएम्प्लॉयबल तैयार होते हैं। तो मैं ये चैप्टर आपके सामने डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये रट्टाफिकेशन है या बच्चों को सही नॉलेज देने का तरीका है। तो दूसरा आप देखोगे इसके नीचे क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में क्या है कि आप किस क्षेत्र से और क्या व्यंजन खाते हो, रेगुलरली क्या क्या आप खाते हो और उस खाने में क्या क्या होता है। जैसे आप दाल खाते हो, सब्जियां खाते हो, अन्य व्यंजन जो खाते हो, तो क्या क्या चीज़ें आपके जो एक टाइम पे जो आप खाना खाते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हो। ये तो नहीं है सिर्फ आप रोटी रोटी खाते हो, दाल भी होती है, उसके साथ कुछ सलाद भी होती है, कुछ पीने के लिए भी होता है, दही वगैरह, मट्ठा वगैरह। तो ये चीज़ें एक सारणी दी गई है कि आप 2-4 राज्यों के भोजन के बारे में यहाँ पे एक सारणी तैयार कीजिए कि किस स्टेट में क्या क्या भोजन मिलता है और उस भोजन में उस टाइम पे उसके साथ क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, उसके साथ पराठे के साथ दही ली जाती है, अचार लिया जाता है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये भोजन के घटक यहाँ पे दिए गए हैं कि आप एक बार जो भोजन खाते हो तो उसमें आप मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। फिर अगला पेज आप देखोगे तो अगले पेज पे दिया गया है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ये पिछले पेज से स्टार्ट हो जाता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, कि आपने ये अलग अलग चीज़ें तो खा ली, दही भी ले रहे हो आप, दाल भी ले रहे हो, सलाद भी ले रहे हो, रोटी भी ले रहे हो, बाजरा ले रहे हो, ये अलग अलग चीज़ें तो आपने खा ली। लेकिन इसमें क्या होता है, मोटे तौर पर तो आप जानते हो कि भोजन में इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या घटक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो क्या चीज़ें हैं वो इसमें बताया गया है। कि पौष्टिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज लवण, ये चीज़ें होती हैं। ये आपके सेकंड पेज पे बताया गया है कि हमारा जो भोजन होता है उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया गया है। दूसरे पेज पे आप इसके बाद देखोगे तो इनका परीक्षण दे रखा है। परीक्षण मतलब कि कैसे पता लगाएं कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, किस खाने में प्रोटीन है, किस खाने में वसा फैट है। तो ये पता लगाने के लिए परीक्षण दे रखे हैं। दूसरे पेज से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे पेज पे मड मतलब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण दे रखा है। फिर तीसरे पेज पे प्रोटीन और फैट का परीक्षण दे रखा है कि इनको कैसे परखें कि इस खाने में फैट है या नहीं है। उसके बाद नीचे एक सारणी दे रखी है जिसमें आप खाद्य पदार्थ लिखते हो, जैसे मूंगफली हो गया, दूध हो गया, चने हो गए, और फिर उसके सामने 3 कॉलम दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कि कौन सी चीज़ की इसमें अधिकता होती है, ताकि बच्चों में ये समझ पैदा हो कि क्या चीज़ खाने से हमारी किस पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, किस खाने में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है। हालांकि थोड़े थोड़े तो हर खाने में होते हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या क्या इस चीज़ में दे रखा है, इस किताब में दे रखा है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आप अगले पेज पे आप देखोगे तो बताया गया है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, उनका
क्रियाशीलता बताई गई है, उनका काम बताया गया है कि हमारे शरीर में जो हम ये पोषक तत्व ले रहे हैं इनका यूज क्या है, हमारे शरीर को इनकी जरूरत क्या पड़ती है। तो अगले पेज पे भी यही चीज आपकी दी गई है, इसी के बारे में चल रहा है। और नेक्स्ट पेज आप देखोगे तो उसके ऊपर भी यही चित्रों के साथ ये डिटेल में बताया गया है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या काम करती है, किस तरीके से ज़रूरी है। फिर अगला पेज जब आप देखोगे तो संतुलित आहार के बारे में बताया गया है, ताकि बच्चों में जो चीज़ें खा रहे हैं उनकी समझ पैदा होगी, हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे विकास के लिए कौन सा आहार उचित होगा, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो संतुलित आहार के बारे में इसमें बताया गया है कि हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और हम जो भोजन पकाते हैं या धोते हैं उसमें किस तरीके से हम भोजन को पकाएं या धोएं, ताकि उसमें से जो विटामिन्स, प्रोटीन्स हैं वो उनका नाश ना हो। फिर अगला पेज आप देखोगे तो अभावजन्य रोग दे रखे हैं। अभावजन्य रोग मतलब डेफिशिएंसी से जो डिजीज पैदा होंगी, इनकी कमी से, कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट पूरी नहीं मिली या प्रोटीन पूरी नहीं मिली या वसा पूरी नहीं मिली, तो इनकी कमी से जो हमारे शरीर में रोग पैदा होंगे, उन रोगों के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग पैदा होगा। और अगले पेज पे भी इसकी एक ये समरी दे रखी है, एक टेबल बना के दे रखी है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा और उसके लक्षण क्या होंगे, ताकि बच्चों को उस चीज़ का महत्व भी पता चले कि ये चीज़ हमारे शरीर में लेनी ज़रूरी है, हमें दूध पीना ज़रूरी है, वरना हम इन रोगों के शिकार हो सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो दे रखा है FSSAI के बारे में बताया गया है कि ये जो सुदृढ़ीकरण करता है जो भी भोजन होते हैं, तो सरकार की एक समिति है। बड़े बड़े लोगों को FSSAI के बारे में नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, तो छठी क्लास में बच्चों को बता दिया जाता है कि इसका महत्व क्या है और इसका काम क्या है। फिर आप देखोगे तो साइड में प्रमुख शब्द दे रखे हैं कि कुछ विशेष शब्द आपको इस पाठ में सीखने को मिले हैं, ये अब आगे के लिए आपको याद रखने हैं, और ये याद तभी रहेंगे जब आप इनको डिटेल्ड में समझेंगे। अगर आप इनको समझेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रटोगे, तो वो चीज़ें आपकी याद नहीं रहेंगी। और समझने के लिए इसमें बीच बीच में जो टेबल्स दे रखे हैं, जो क्रियाकलाप दे रखे हैं, वो करने जरूरी हैं। उसके बाद सारांश दे रखा है नीचे आप देखोगे तो कि इसमें जो मोटी मोटी बातें बच्चे ने सीखी हैं वो एक शॉर्ट डिटेल्स दे रखी है। फिर नेक्स्ट पेज आप देखोगे तो अभ्यास का दे रखा है। अभ्यास में देखिए सबसे पहले तो ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, ताकि बच्चों का एक क्विक रिवीजन हो जाए चैप्टर के बारे में। उस अभ्यास के बाद नीचे आप देखोगे तो प्रस्तावित परियोजनाएं और क्रियाकलाप, ये 3 क्रियाकलाप दे रखे हैं जिनसे बच्चों में और इस चीज़ की प्रैक्टिस हो। अभी ये क्रियाकलाप आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या क्रियाकलाप दे रखे हैं। एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले न हो तथा आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो। ये पहला है। छठी क्लास का बच्चा हम मानते हैं 11 से 12 साल का होगा, तो उस बच्चे को अपने आहार के बारे में, अपनी प्रॉपर डाइट के बारे में पता हो, तो उसके लिए ये आपको एक चार्ट बनाने के लिए दिया गया है। अब आप सोचिए, आपका बच्चा छठी क्लास में है या था या होगा, तो उस बच्चे के लिए ये चार्ट कितने टीचर्स ने बनवाया है। उसके बाद अगला आप देखोगे तो हम यह पढ़ चुके हैं कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये चीज़ इस लेसन में डिस्कस की गई है। एक मोटे से बच्चे का फोटो देके उसकी महत्व को बताया गया है। दूसरे पोषक तत्वों का क्या प्रभाव होता है, ये मैं सेकंड क्रियाकलाप पढ़ रहा हूँ कि दूसरे पोषक तत्वों का क्या प्रभाव होता है अगर वो भी ज़्यादा हो जाएं तो। क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़ें और इस विषय में कक्षा में विचार विमर्श करें। तो ये चीज़ पेपर में आने के लिए नहीं है, पेपर में जो आएगा उसको याद रखने के लिए ये चीज़ें हैं। जो रट्टाफिकेशन हम कहते हैं ना कि बच्चों को रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है, अगर इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो बच्चों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके अंदर उस चीज़ की समझ पैदा हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन ना रहते हुए नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा क्रियाकलाप आप देखोगे तो मवेशियों और पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच यह पता लगाने के लिए करें कि कौन से पोषक तत्व जंतुओं के भोजन में है। पूरी कक्षा से प्राप्त परिणामों की तुलना की विभिन्न
जंतुओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता से कीजिए। तो ये तीसरा क्रियाकलाप दे रखा है कि पशुओं को भी जो आप भोजन दे रहे हो उस भोजन में उनको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं, क्या उनको भी पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके छठी क्लास के पहले चैप्टर में दे रखी हैं। बच्चे को क्रियाकलाप भी दे रखे हैं, भोजन के ऊपर, भोजन की घटक के ऊपर ये चीज़ है, तो उसके ऊपर बच्चों को एक डाइट प्लान तैयार करने के लिए भी दिया गया है। कौन सी चीज़ अधिक होने से हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है, कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, किस चीज़ की कमी होने से हमें कौन सा रोग हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में क्रियाकलाप दे रखे हैं कि आप उसको जांच कैसे सकते हो कि फैट है या नहीं है, इसको कैसे जांचोगे, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसको कैसे जांचोगे, उसके अलग अलग क्रियाकलाप दे रखे हैं। बात है कि जो टीचर पढ़ाने वाला है वो इन चीज़ों पे कितना फोकस करता है। क्या वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम का जो योद्धा है, जो टीचर है, जो उसका वॉरियर है, अब आप देखिए कि अगर हम एक अच्छी बंदूक देके एक सिपाही को बॉर्डर पे जाके खड़ा कर दें और उस बंदूक को वो चलाने की बजाय उसकी बिट से उसको मार मार के लकड़ी की तरह उसको मार के अगर लड़ने लग जाए तो कितना अच्छा लड़ पाएगा। जबकि उसके पास अच्छी बंदूक है, दूर तक रेंज कर सकती है, गोली चला सकती है, लेकिन वो गोली चलाना ही नहीं चाहता, वो उसको मार मार के दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा है। ये एक उसी तरीके से है कि आपके पास हथियार बुरे नहीं है, आप जो चलाने का तरीका है वो आप कितनी अच्छे से उसको यूज़ कर पा रहे हो, उसके वजह से ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा हर बार कटखड़े में आगे खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स में एजुकेशन की समझ अच्छे से पैदा हो और एजुकेशन से इन्वॉल्वमेंट हो, टीचर से इंटरेक्शन हो, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा वो रोज़ाना आधा पौना घंटा अपने बच्चों को दें, पूछें, समझें और टीचर से डिस्कस करें। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स हैं, जो विचार हैं, वो थोड़े से पॉजिटिव वे में निकले होंगे कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोले थे उनके जवाब आपको दे पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन की समझ पहुँचाने के लिए इस एजुकेशन से जुड़े चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।